नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली इनकम टैक्स के ऊपर आधारित है और आज की वीडियो हमारी अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकती है। वो लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, चाहे वो सीए फर्म में अकाउंटिंग कर रहे हो या फिर वो इंडिविजुअल अपनी सेल पार्टियों की अकाउंटिंग कर रहे हो, दोनों के लिए आज की वीडियो सुटेबल साबित हो सकती है और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चेक मेजर पॉइंट्स फॉर टैक्स ऑडिट, यानी कि जो आपकी बुक्स है जो आपकी बुक्स है उसको आप फाइनल कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट अगर आप कर रहे हैं तो उसका क्या मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस है टैक्स ऑडिट। या तो आप टैक्स ऑडिट खुद से कर रहे हैं या फिर आप जो अपना डेटा को सीए फर्म के पास भेजेंगे, तो सीए फर्म में जो लोग हैं वो आपके अकाउंट्स को यहाँ पर चेक करेंगे। फाइनल फाइनल आपकी जो चेकिंग होगी तो वही प्रोसेस जो है वो टैक्स ऑडिट का प्रोसेस माना जाता है। वो आपका टैक्स ऑडिट के लिए डेटा जो है प्रॉपर प्रिपेयर करा जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी, कोई चीज गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग इसको चेक कर रहे हैं वो आप खुद से ही चेक करें, ज़्यादा ईजी है कि आप जो डेटा को आगे भेजें, सीए फर्म के पास भेजें, तो आप पहले ही सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर लें। तो कौन कौन से पॉइंट है बेसिकली हम वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40, जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 40 है, ये बात करता है डिसअलाउंस की। यहाँ पर कई सारे सब सेक्शन हैं, सब में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। मैंने यहाँ पर कंसोलिडेट आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ कि यहाँ पर कंसोलिडेट आपको इजी तरीके से कैसे समझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिसअलाउंस की बात करते हैं कि हमारा जो डिसअलाउ हो सकता है वो हो सकता है एक्सपेंस, पेमेंट और रिसीव। यानी कि जो 10,000 रुपए से ज्यादा की हमने अगर कोई एक्सपेंस में पेमेंट किया है या हमने किसी को पेमेंट किया है या उससे रिसीव किया है 10,000 रुपए, तो यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट को हमें याद रखना है। कैश के केस में हम कैश में 10,000 से ज्यादा की पेमेंट सिंगल डे नहीं कर सकते। अब लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि डिसअलाउंस का मतलब क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूंगा डिसअलाउंस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जब आप कोई पेमेंट करते हैं, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट किया, आप एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, ज्यादातर लोग जो अब अपना मोबाइल के जरिए यानी कि एनईएफटी, चेक या फिर यूपीआई के मोड के थ्रू कर देते हैं आजकल लोग, ठीक है। या फिर एक लास्ट ऑप्शन जो है वो कैश का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सपेंस आपने जो किया और वो आपने कैश का किया, यानी कि कैश में पेमेंट किया उसका, और वो बिल आपका 10,000 रुपए से ज्यादा का था, वो आपने कैश में पे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंगल डे सिंगल डे की एंट्री आपकी हो गई 10,000 से ज्यादा की। तो इसको हम यहाँ पर इसको यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर एंट्री डिसअलाउ कर दी जाएगी। अब समझिए, यानी कि आपका जो टोटल प्रॉफिट, यानी कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का निकल के आया, 10 लाख रुपए का निकल के आया जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के ऐसे खर्चे हैं जो आपके डिसअलाउ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 11 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए के जो ऐसे एक्सपेंस हैं जो आपके 10,000 रुपए से ज्यादा की एंट्री है, तो यहाँ पर इसको डिसअलाउ करके आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको 11 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ लीजिए कितना इम्पैक्ट इसका आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक तो अपने पीएनएल में जाना है। पीएनएल में जाके आपने सारे जो एक्सपेंस के अपने हेड हैं उन सभी लेजर्स को चेक करना है। एक्सपेंस वाले जो जितने भी लेजर हैं उन सभी को चेक करना है, और उस चेक करने में आपने ये देखना है कि आप 10,000 रुपए से ज्यादा को कोई पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। आपने कोई अपनी ऐसी एंट्री जो 10,000 रुपए से ज्यादा की आप अपनी टैली में बुक कर रखी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपने आपने चेक करना है। काफी इजी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप टैली यूज करते हैं तो वहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आता है। आप 10,000 से ज्यादा अगर आप वहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं तो वहाँ पर फिल्टर होके आ जाता है कि आपने जो भी आपने कैश की एंट्री 10,000 रुपए से ज्यादा की है, तो वहाँ पर आपको वो दिखा देता है फिल्टर करके। तो एक तो ये सारी एंट्री को यहाँ पर चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि वहां पर आपको 10,000 रुपए की लिमिट नहीं मिलती, यानी कि वो डिसअलाउ नहीं होंगे। 10,000 से ज्यादा का अगर आपके एक्सपेंस हो जाता है तो वो डिसअलाउ नहीं होगा। मान लीजिए कि आपकी कोई गुड्स है और आपको वो गुड्स को कहीं आपको भेजना है, तो आपने कोई व्हीकल हायर किया, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल हायर किया और उसके साथ उसका एक एजेंट हायर किया। तो जो व्हीकल रनिंग एक्सपेंस होगा या व्हीकल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पर लिमिट जो 35,000 की हो जाती है। यहाँ पे 35,000 रुपए तक का आप सिंगल डे में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पर जो एजेंट है इसकी अगर आपको ब्रोकरेज देना है कुछ, या तो यहाँ पर भी ये लिमिट 35,000 की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपए की जो लिमिट है वो यहाँ पर नहीं मानी जाती है। यहाँ पर लिमिट 35,000 की हो जाती है। और साथ साथ अगर कोई आपको पेमेंट कराना है, अगर आपको कोई पेमेंट कराना है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई पेमेंट करा रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप कैश में आपने कोई पेमेंट कराया है, तो वो आपको अलाउ हो जाता है, वो आपका डिसअलाउ नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो आप सबसे पहले P&L में जाके आप सारी एंट्री चेक कर लीजिए कि 10,000 से ज़्यादा की कोई एंट्री तो नहीं है। अगर कोई 10,000 से ज़्यादा की एंट्री कोई हो भी गई है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई 20,000 रुपए की कोई एंट्री कर रखी तो उसको 2 अलग-अलग डेट में 10-10 हज़ार करके आप 2 अलग-अलग डेट में उस एंट्री को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20,000 की सिंगल डे एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों पीएफ ईएसआई का। देखिए पीएफ और ईएसआई की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 15 एवरी मंथ 15 तारीख, यानी कि जो मंथ एंड हो गया है उसकी 15 तारीख से पहले आपको ईएसआई और पीएफ का पेमेंट जो वो जमा करा देना होता है। तो जो भी आपने ईएसआई और पीएफ का पेमेंट कराया है तो उसकी एक बार आप डेट चेक कर लीजिए कि वो 15 तारीख से पहले हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 15 तारीख से पहले आपने अगर ईएसआई पेमेंट का ईएसआई पीएफ का पेमेंट किया है तो वो ठीक है। आपका अगर 15 तारीख के बाद किया, अगर यहाँ तक कि आपने अगर एक दिन भी यहाँ तक कि अगर आपने एक दिन भी डिले कर दिया है तो भी वो आपका यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसको आप चेक करके रख लीजिए कि आपने कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं 15 तारीख के बाद कराया है। अब आते हैं आरसीएम के एंट्रीज के ऊपर। तो आरसीएम के एंट्रीज के ऊपर अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आरसीएम की एंट्रीज को हम कैसे जो फाइंड आउट करें। इसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी और मैं साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ। आप मेरे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए वीडियो सेक्शन में आपको आरसीएम की एंट्रीज दिख जाएगी। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आरसीएम की एंट्रीज को चेक करना बताया कि बुक्स फाइनल करते समय आरसीएम की एंट्रीज को हम कैसे चेक करें कि इनके ऊपर हमारा आरसीएम एप्लीकेबल था और हमने उसको आरसीएम पे नहीं कराया। तो उसको हम पे कैसे करा सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैंने बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आता है दोस्तों, ये जो 10,000 रुपये कैश का जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप कोई क्रेडिटर से या फिर कोई डेप्टर से क्रेडिटर्स या डेप्टर से कोई लेन-देन करते हैं कैश का, कोई कैश का लेन-देन करते हैं तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए की लिमिट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 269 एसटी यहाँ पर जो वो एप्लीकेबल हो जाता है अगर 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाती है कैश में। तो यानी कि आपने अगर क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो 2 लाख रुपए से कम का आप दे सकते हैं। 2 लाख से कम का आप जो वो 1 साल में पैसा दे सकते हैं। अगर आपने किसी से लेना है, डेप्टर से किसी से पैसा लेना है तो आप 2 लाख रुपए से कम का पैसा आप यहाँ पर कैश में ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेते हैं तो सेक्शन 269 एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पर उसकी आपको अलग से कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं, फिर अगर ऐसा हो जाता है तो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कैश के केस में अकाउंटिंग फाइनलाइज़ेशन करते समय आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो उसके बाद आप अपने डेटा को सीए के पास भेजें, या फिर अगर आप खुद से फाइनल कर रहे हैं अकाउंट्स को तो आप इन एंट्रियों को एक बार विशेष तरीके से ध्यान रखें, डीपली इनको चेक करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है बी निकल के, टीडीएस नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड विद इन ड्यू डेट। यहाँ पर टीडीएस के बारे में जो बात करी जा रही है, तो टीडीएस के लिए मैं वीडियो अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगली वीडियो मेरी टीडीएस के ऊपर होगी, क्योंकि टीडीएस को भी यहाँ पर डिसअलाउ किया जा सकता है, उन एंट्रीज को यहाँ पर डिसअलाउ किया जा सकता है जिनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल था, आपने टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया, और टीडीएस को डिडक्ट तो कर लिया लेकिन उसको विद इन ड्यू डेट पेड नहीं किया, तो वो एक्सपेंस भी आपके यहाँ पर डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।